नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम 8 बजे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। गुजरात के सियासी रण में पीएम ने आज की धुआंधार रैलियां, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को छोड़नी होगी आतंकवादियों की मदद करने की आदत। बताई भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल। कहा सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध करने वालों के साथ कांग्रेस की जुगलबंदी। गुजरात में कल खत्म होगा पहले चरण के प्रचार का काम। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की रैलियां। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे तो आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया प्रचार। अपनी अपनी जीत के किए दावे। लोगों को डरा धमका या प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण के मसले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा वो मसले की गंभीरता और इसको रोकने के लिए कानून की जरूरत को समझता। 9 राज्यों ने इस पर बनाया है कानून। केंद्र भी उठाएगी जरूरी कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के साथ की चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता। परस्पर रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर चर्चा। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों में हाल में हुई प्रगति की समीक्षा। चीन में सख्त कोविड लॉकडाउन के खिलाफ लोगों को लगातार फूट रहा है गुस्सा। 5 बड़े शहरों जेंगडू, शियान, वुहान, बीजिंग और शंघाई पहुंचा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी। शंघाई में कवरेज के लिए गए बीबीसी के पत्रकार को हिरासत में लेकर बदसलूकी का आरोप। चीन ने कहा नहीं बताई थी अपनी पहचान। शेयर बाजार के लिए हफ्ते की शानदार शुरुआत। सेंसेक्स ने बनाया रिकॉर्ड हाई, 62,500 के पार हुआ बंद। निफ्टी भी 18,550 के पार हुआ बंद। एनर्जी स्टॉक्स में शानदार मुनाफा। चीन के मुश्किल हालात से मेटल्स शेयर धराशाही। विजय हजार ट्रॉफी में महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने रचा इतिहास। लिस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज। उत्तर प्रदेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में किया ये कारनामा। रंगारंग समारोह के साथ गोवा में हुआ 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। तमाम फिल्मों और निर्देशकों को मिला सम्मान। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गुजरात के सियासी रण में पहुंचे और धुआंधार रैलियां की। पीएम की रैलियों में निशाने पर रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल करार देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों की मदद करने की आदत छोड़नी होगी। सरदार सरोवर बांध और आतंकवाद के मसले पर भी पीएम ने कांग्रेस पर जमकर खरी खोटी सुनाई। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। सोमवार को पीएम मोदी गुजरात के सियासी रण में उतरे और पालीताड़ा, अंजार, जामनगर और राजकोट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इन रैलियों में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने आखिर मूलभूत विचारा कि भागला पाड़ो ने राजकारो गमे तेम કરીને લોકોને આમને સામને કરી રાખો જેથી કરીને પોતાનું બધું ગાડું ચાલે। વર મરો કન્યા મરો પણ ઘર મારાનું તરફાણું ભરો। આ કોંગ્રેસની ચાલાકી હતી અને એના કારણે એક જમાનો હતો જ્યારે ગુજરાત અલગ નહોતું થયું।
મરાઠા અને ગુજરાતીઓના લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી હતી. ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે. આજ પાપ કર્યા અને એનું નુકસાન गुजरात ने भारो भार उठावू पड़ियो. पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब गुजरात में आतंकी वारदातें हुआ करती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने एकता की भावना की मदद से आज राज्य को विकास के मार्ग पर नई रफ्तार दी है. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को आतंकवादियों की मदद करने की आदत छोड़नी पड़ेगी. एक जमाना में जયારે बॉम्ब धमाका થતા था, बाजार में बॉम्ब धमाका था, मंदिरों में बॉम्ब धमाका था, चारे तरफ असुरक्षाનું वातावरण, આ દશામાંથી ગુજરાતને બહાર લાવવામાં દેશ ગુજરાતની જનતાએ જ્યારે એકતાની તાકાત પકડી અને એના કારણે આજે ગુજરાત 20 વર્ષ થયા ભાઈઓ નિરંતર વિકાસ કરી રહ્યું છે. प्रधानमंत्री ने अंजार में भी रैली को संबोधित किया और बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पानी की व्यवस्था करके कच्छ के इलाके की दिशा बदल दी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की पानी समिति देश के लिए मॉडल बन गई है. पीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का जो विरोध कर रहे थे, कांग्रेस की उनके साथ जुगलबंदी है. कच्छ ने पानी न पहुंचेना षड्यंत्रो थता था, सरदार सरोवर डेम ની ઊંચાઈ ન વધે એના માટે ષડયંત્રો થતા હતા, રોડા અટકાવવાનું કામ થતું હતું. આ તમારો દીકરો જ્યારે ગાંધીનગર બેઠો ને એણે નક્કી કર્યું કે આ લડાઈ હું લડીશ અને ઉપવાસ પર બેઠા સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધારી અને ભાઈઓ બહેનો આજે નહેરો પહોંચે કે ના પહોંચે. प्रधानमंत्री ने जामनगर में भी रैली को संबोधित किया और बताया कि गुजरात सरकार राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं. इसके अलावा पीएम गुजरात के कई इलाकों में रोड शो भी कर चुके हैं. पीएम मोदी ने रविवार शाम को गुजरात के सूरत में रोड शो किया था. इस दौरान हजारों लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा हो गए थे. प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. शेखर, शैलेंद्र और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और गुजरात में पहले चरण के प्रचार का काम अब आखिरी दौर में है. बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करके पार्टी के लिए वोट मांगे, तो कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जमकर प्रचार किया. देखिए कैसा रहा आज का प्रचार. एक ओर पीएम मोदी अपनी रैलियों से गुजरात का सियासी पारा चढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर बाकी नेता भी गुजरात के रण में सियासी संग्राम को बढ़ा रहे हैं. बात अगर बीजेपी के करें तो पार्टी के प्रचार को धार दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. शाह ने सोमवार को 4 रैलियां की और विरोधियों पर वार किया. वडोदरा में सावली में शाह ने कहा कि अगर देश का कोई चहुमुखी विकास कर सकता है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं. वहीं मेहसाणा के खेरालू में शाह ने कहा कि अगर भाजपा ने उत्तर गुजरात में नर्मदा योजना के जरिए पानी नहीं पहुंचाया होता तो ये इलाका रेगिस्तान में बदल जाता. कांग्रेस राज्य अंदर हूँ आज उत्तर गुजरात सौ भाई बहनों ने याद करवा आयो छू. हूँ अहीनो छू भाई माणसानो छू अने आपणे बधाए जोयुं तू उत्तर गुजरातनो 40% भाग डार्क झोन में तो कूवो करवानी आपने मंजूरी नहीं मळती. पीवाना पानी फ्लोराइड वाला थी गया. भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन्या अने नरेंद्र भाईए खोरंभे चढ़ेली नर्मदा योजना ने हाथ में ली. इस बीच गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके जय नारायण व्यास अपने बेटे समीर व्यास के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. जय नारायण व्यास ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा को अलविदा कह दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए. खड़गे कांग्रेस के प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर करारा वार किया और कहा कि ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे,
ये चुनाव तो गुजरात की जनता का चुनाव है। ये चुनाव हमारे नेता यहां नहीं लड़ रहे, ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रचार में लगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के नेता भगवंत मान भी सोमवार को गुजरात में थे। मान ने गुजरात के कई जगहों पर रोड शो में हिस्सा लिया और पार्टी के लिए समर्थन मांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी सोमवार को गुजरात में थे। केजरीवाल ने सूरत में हीरा व्यापारियों से बात की और कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गुजरात के सभी व्यापारियों को बेहतर अवसर, सुविधाएं और सम्मान देगी। हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रचार के बीच पार्टी को एक झटका लगा है। कच्छ जिले की अबडासा विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये दूसरा मौका है जब आपके प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींची है। इससे पहले सूरत पूर्व में कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वसंत वलजी भाई खेताड़ी भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह जडेजा को समर्थन देकर खुद भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रहित में और सबके हित में भाजपा से जुड़ रहे हैं। राज्य में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब केवल कल का ही समय बचा है। 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कोई और बाजी मार लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात चुनाव अपने पहले चरण तक पहुंचते पहुंचते काफी दिलचस्प हो गया है, जहां मसले शुरू हुए रोजगार से और आतंकवाद पर भी। लेकिन अब 26 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी रखा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के चुनावी मुद्दा होने के बाद अब बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो गई है ये पूरी लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी ऑब्जर्वेशंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कई बातों को रखा है। आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा, देखेंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात चुनावी रण में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होगी इस विषय पर चर्चा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें केंद्र ने जानकारी दी है कि मामले की गंभीरता और इसको रोकने के लिए कानून की जरूरत को सरकार समझती है। पब्लिक वाटर राज्य सूची का विषय है। 9 राज्यों ने इसको रोकने के लिए कानून भी बनाया है। केंद्र भी अपने स्तर पर याचिका में उठाई गई बातों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया और बताया कि अदालत छल या प्रलोभन से धर्मांतरण को सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने के साथ साथ किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करने वाला माना है। ऐसे में राज्य इस पर कानून बनाने, प्रतिबंधित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। केंद्र ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार इस मामले में आगे अतिरिक्त हलफनामा भी दायर कर सकती है। सरकार ने अभी संक्षिप्त हलफनामा दायर किया है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। दो दिवसीय दौरे पर भारत आए फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की।
द्विपक्षीय बैठक में परस्पर रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों में हाल में हुई प्रगति की समीक्षा की। इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेबेस्टियन लेकॉर्नी की ये पहली भारत यात्रा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने रविवार को आईएनएस विक्रांत का भी निरीक्षण किया। यह भारत का पहला स्वदेशी नवीनतम विमानवाहक पोत है। उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस और भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि दोनों ही देश अपनी समुद्री संप्रभुता की रक्षा करने और समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकजुट हैं। उधर चीन में सख्त कोविड लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। 5 बड़े शहरों चेंगडू, शियान, वुहान, बीजिंग, शंघाई तक विरोध प्रदर्शन पहुंच गया है। हालत यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। शंघाई में कवरेज के लिए गए बीबीसी के पत्रकार को हिरासत में लेकर बदसलूकी का आरोप लगा है, जबकि चीन ने कहा कि पत्रकार ने नहीं बताई थी अपनी पहचान। चीन में कोरोना एक बार फिर कोहराम मचाए हुए है। बावजूद इसके लोगों को कोरोना से कम सख्त लॉकडाउन से अधिक डर लग रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग खुलेआम सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चीन में कोरोना के मामलों में आते उछाल के साथ ही लोगों का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। एक के बाद एक शहर विरोध प्रदर्शन की चपेट में आता चला जा रहा है। कई प्रांतों से हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। रविवार की रात सैकड़ों लोग शंघाई में जमा होकर सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी चीन का राष्ट्रगान गा रहे थे। लोगों को रिहा करो, संगठित अपराध खत्म करो के नारे लगा रहे थे। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शन को कवर करने गए बीबीसी के एक पत्रकार को भी निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि कैमरामैन एडवर्ड लॉरेंस को हिरासत में लिया गया और कई घंटों तक चीनी पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत के बाद चीन की सरकार ने पत्रकार पर ही आरोप मढ़कर खुद को बचाने की कोशिश की। हमारे हिसाब से बीबीसी का बयान सही नहीं है। उस वक्त पत्रकार ने अपने पहचान को जाहिर नहीं किया था और अपना प्रेस कार्ड भी नहीं दिखाया था। शंघाई में सोमवार सुबह सड़क पर नीले रंग के बैरियर लगा दिए गए, जहां शनिवार और रविवार को बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रदर्शनकारी फूल पकड़े हुए है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है। प्रदर्शन चीन के प्रमुख शहरों बीजिंग व शंघाई के बाद अब वुहान भी पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब तक 5 बड़े शहरों चेंगडू, शियान, वुहान, बीजिंग, शंघाई तक पहुंच चुका है। चीन में बीते दिनों शिनजियांग की राजधानी उरुमकी स्थित एक इमारत में आग लग गई थी। इस घटना में 10 लोग जिंदा जल गए तो 9 लोग घायल हुए थे। लोगों का आरोप है कि कड़े लॉकडाउन के कारण समय पर मदद नहीं पहुंची, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इसके बाद कई विश्वविद्यालय के छात्र समेत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। चीन में कड़े लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन की आग लंदन और टोक्यो तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में चीनी दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उरुमकी में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। टोक्यो में भी लोग उरुमकी अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जल्द ही ये सभा चीन सरकार के विरोधी प्रदर्शन में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी से सत्ता छोड़ने की मांग की। चीन के प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए विदेशों में हो रहे विरोध से चीनी विदेश मंत्रालय ने अनभिज्ञता प्रकट की है। जिनपिंग सरकार जीरो कोविड पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर महीनों से लाखों लोग घरों में कैद हैं, व्यापार चौपट हो रहा है, बंदिशों से लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज।
क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और काशी तमिल संगमम में अनेक संस्थाएं अपने तरीके से इस आयोजन में भाग ले रही हैं। ऐसी ही एक संस्था नेशनल ब्रुक ट्रस्ट है जो कहानी के माध्यम से बच्चों को काशी और तमिल की संस्कृति से जोड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की एक खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम एक अनोखा प्रयास है, अनूठा प्रयास है या भव्य प्रयास है, यह भी कह सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मुख्य केंद्र बनाया गया है और इस समय हम लोग इस सेमिनार हॉल में हैं जहां पे स्कूली बच्चों को कहानी के माध्यम से तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चों ने कितना सीखा और इन्होंने कितना बताया, इस पर हम बात करेंगे। मैडम, आपने क्या क्या बताया बच्चों को अपनी कहानी के माध्यम से? आज हमने कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि कैसे तमिल और काशी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्रभूषण, फिर भी एक, और वो शक्ति है शिव शक्ति, जो हर हर महादेव 3 छोटे शब्दों से एक इतना बड़ा संगम बना देती है। भिन्न प्रदेशों की जोड़ने की ताकत को बताया है। ये हमारे भविष्य हैं और इन्होंने जो सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा मैडम की कहानी से? तमिल और वाराणसी कैसे जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ की संस्कृति को भी जानने के लिए और वहाँ की चीज़ों को भी बताते हैं हम लोग को आके। इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ में रिलेशन है साड़ी की वजह से, किसी ने शिव से, किसी ने साड़ी से, दोनों को जोड़ा काशी और तमिल को। यह है काशी तमिल संगम। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और आइए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको गुजरात के चुनाव में। सीधे रुख करेंगे राजकोट का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। कोई राजकीय कारकिर्दीनी दुनिया ज नहोती आ राजकोटे मने बोलायो, पहली बार मने धारासभ्य बनायो। आ राजकोटनी माटीનું ઋણ તો હું ક્યારેય ન ચૂકવી શકું ભાઈ, એટલું બધું મારા માથે તમારું કર્જ છે। જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય માનવીના એના મનને જાણે છે, ગુજરાતની તાસીરને જાણે છે, એના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ, રીતિ, નિયત એ ગુજરાતની જનતાના ભાજપ માટેના વિશ્વાસને અતૂટ કરતી જાય છે। भाइयों बहनों, 75 वर्ष आजादीना थया આપણે અહીં સુધી પહોંચ્યા છીએ, પરંતુ હવે આપણે એક રન નથી કરવાનો ભાઈ। હવે આપણે તો સેન્ચુરીથી ઓછું કાંઈ જ નહીં। અને એટલા માટે ગતિ તેજ કરવી પડે। 25 વર્ષમાં રાજ્યને એક વિકસિત રાજ્ય બનાવવું છે, આત્મનિર્ભર રાજ્ય બનાવવું છે। અને આ વખતના ભૂપેન્દ્રભાઈ સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મેનિફેસ્ટો આપ્યો છે, જે સંકલ્પ પત્ર આપ્યું છે, એમાં પણ તેજ ગતિથી આગળ વધવાનું, ઊંચો કૂદકો મારવાની તૈયારી, એની દિશામાં આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ। अर्थव्यवस्थाનો વિસ્તાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આજે દેશની અર્થવ્યવસ્થાને જે મજબૂતી આપી છે, એ મજબૂતી અભૂતપૂર્વ છે। રાજકોટના સૂક્ષ્મજનો અહીંયા બેઠા છે ત્યારે આ વાતને સમજશે, સારી રીતે સમજશે। કદાચ આ વોટ લેવા વાળી તૂતુ મેમા વાળી વાત નહીં લાગે,
પણ હું જે વાત કરું છું એનું મહાત્મા અનેક ગણું છે. કોંગ્રેસનું રાજ્ય 10 વર્ષ રહ્યું મારા આવતા પહેલા. 10 વર્ષમાં શું થયું? કોંગ્રેસ જ્યારે સત્તા પર આવી હતી 2004માં, ત્યારે દેશની વ્યવસ્થા, અર્થવ્યવસ્થા દુનિયામાં 11મા નંબર ઉપર હતી. 11 નંબર ઉપર. અને દેશમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી પોતે એક બહુ મોટા અર્થશાસ્ત્રી પણ રહ્યા છે. યુપીએની સરકારને 10 વર્ષ મળ્યા અને 10 વર્ષ દરમિયાન એમણે જે કંઈ કર્યું એનું પરિણામ એ આવ્યું કે આપણે 11 નંબરથી 10 નંબર પર પહોંચ્યા. દુનિયાની અંદર ભારતની ઇકોનોમી 11 નંબરથી 10 નંબર પર આવતા આવતા યુપીએની કોંગ્રેસની સરકારને 10 વર્ષ લાગ્યા. પછી તમે આ એક ચા વાળાને બેસાડ્યો. મેં તો કોઈ દી દાવો નથી કર્યો, હું અર્થશાસ્ત્રી છું. મારો દાવો એવો છે, મારો આ દેશની જનતા જનાર્દનની શક્તિ પર વિશ્વાસ જબરજસ્ત છે. મારો ભરોસો આ દેશની જનતા છે. અને 2014માં તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો. 8 વર્ષ થયા. 8 વર્ષમાં આપણે 10 નંબરથી 5 નંબર પર પહોંચી ગયા. એ કોંગ્રેસની સરકાર 11માંથી 10 પર આવી. 10 વર્ષમાં આપણે 8 વર્ષમાં 10માંથી 5 પર આવ્યા. પણ ભાઈઓ બહેનો, એટલેથી જ્યારે 5 પર આવ્યા ને, આખા દેશમાં એક ઉમંગ ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું. કારણ શું? 10માંથી 9 થયા, છાપામાં ક્યાંક થોડું ઘણું છપાણું. 9માંથી 8 થયા, થોડી ચર્ચા થઈ. 8માંથી 7 થયા, થોડી ચર્ચા થઈ. 7માંથી 6 થયા, ચર્ચા થઈ. પણ 6માંથી 5 થયા, આખા દેશમાં જુવાળ જાગ્યો. કારણ શું? 250 વર્ષ સુધી જેમણે આપણને ગુલામ રાખ્યા હતા, જે આપણા ઉપર રાજ કરતા હતા, એમને પાછળ ધકેલીને આપણે 5 નંબર પર પહોંચ્યા અને એમને 6 ઉપર ધકેલી દયા. એનો આનંદ આ દેશને હતો. ભાઈઓ બહેનો, દેશ માટે જ્યારે જીવતા હોઈએ, દેશ માટે કંઈક કરવાનું જ્યારે જનૂન હોય ને, ત્યારે આવા પરિણામ આવતા હોય છે. તમને જાણીને આનંદ થશે ભાઈઓ. એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગનું આ મોટું કેન્દ્ર છે, એમને તો ગૌરવ થાય. એક્સપોર્ટની બાબતમાં દેશ આઝાદ થયા પછીના બધા રેકોર્ડ કોઈએ તોડ્યા હોય તો આપણી સરકારે તોડ્યા છે. અને આજે એક્સપોર્ટમાં આપણું ભારત નંબર 1 પહોંચી ગયું છે ભાઈઓ. આજે આખી દુનિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ભારતમાં આવવાની હોડ લાગી છે. હોડ. બધાને એમ થાય છે કે ભારતમાં જઈને ઉદ્યોગ ધંધો કરવો છે. કારણ અહીંયા સ્કિલ મેન પાવર છે, ટેલેન્ટેડ મેન પાવર છે. દુનિયાના લોકોને ભારતના યુવકોની શક્તિ માટે આકર્ષણ પેદા થયું છે. ભારતની અંદર વિકાસ માટેની જે આકાંક્ષા જાગી છે, એમાં એમને એમની પ્રગતિ દેખાઈ રહી છે. એક જમાનો હતો આ ગુજરાતમાં સાયકલ નહોતી બનતી ભાઈઓ. આજે ગુજરાત હવાઈ જહાજ બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. સાયકલ થી લઈને હવાઈ જહાજ સુધી ગુજરાતમાં બને. મોબાઈલ થઈને મશીન ગન સુધી આજે ભારતમાં બને, એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છે ભાઈ. અને જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગની દુનિયાની તાકાત વધે, ઉદ્યોગોની સામર્થ્ય વધે, એનો સીધો લાભ અમારા રાજકોટને મળે. કારણ રાજકોટે
એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગમાં પોતાની એક તાકાત પુરવાર કરી છે. રાજકોટે પોતાનું સામર્થ્ય બતાવ્યું છે. રાજકોટ જોતજોતામાં કેટલું આગળ નીકળી શક્યું છે એ રાજકોટે બતાવ્યું છે, અને એના કારણે આજે ઓટોમોબાઈલ હબ સ્પેર પાર્ટ ક્યાંથી તો કે રાજકોટથી જાય. આ રાજકોટની તાકાત છે, અને એના કારણે ભારતની અંદર મોટા પાયા પર વિદેશી મૂડીરોકાણ, વિદેશી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને ભારત ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરે એ દિશામાં કામ ચાલી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, ડિજિટલ ઇન્ડિયાની મૂવમેન્ટ લઈને આપણે ચાલ્યા. 2G, 4G, 5G વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ભારતની બીજા દેશો પર નિર્ભરતા સમાપ્ત થવી જોઈએ એટલું જ આવશ્યક છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, જ્યારે 2G આવ્યું, 3G આવ્યું, 4G આવ્યું, અને આ બધું બહારથી આવ્યું. આખી ટેકનોલોજી બહારથી આવી, અને એની જોડે જોડે ગોટાળા આવ્યા. 2G ના ગોટાળા તો ખબર જ છે આપણને, કેવા કેવા ખેલ થયા. પણ ભાઈઓ બહેનો, આ નવું હિન્દુસ્તાન છે. હિન્દુસ્તાનનો મિજાજ બદલાણો છે. હિન્દુસ્તાનના સંકલ્પોની તાકાત વધી છે, અને એના કારણે 2G, 3G, 4G ભલે બહારથી લાયા હોય, પણ 5G પર ડંકો ભારતનો લાગ્યો. ભારતમાં ટેકનોલોજી બની, અને 5G આજે ભારતમાં ખૂબ તેજ ગતિથી 5G નો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. અને મને આનંદની વાત છે કે ગુજરાતની નીતિઓને કારણે, ગુજરાત સરકારની પ્રોએક્ટિવ પોલિસીના કારણે, ગુજરાત સરકારની દીર્ઘદ્રષ્ટિને કારણે આ દેશમાં ગુજરાત પહેલું રાજ્ય છે જેના ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર સુધી 5G ની સેવાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અને 5G નાના નાના ઉદ્યોગો, આરોગ્ય ક્ષેત્ર, શિક્ષણ ક્ષેત્રે અભૂતપૂર્વ પરિવર્તન લાવનારી છે. ઘણીવાર મને લોકો પૂછે કે સાહેબ, અમને તો બહુ લાંબી સમજણ પડતી નથી, આ 5G શું છે? મેં એમને કહ્યું, તને મોબાઈલ તો તું વાપરે છે ને? કે હા, વાપરું છું. મેં કહ્યું, તારું 4G હોય ને તો સમજ એક તારી પાસે साइकिल है। प्रधानमंत्री इस समय राजकोट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जहां जनता के सामने रखा, वहीं तमाम घोटालों का जिक्र भी किया जो कांग्रेस के दौर में घटे हैं। इसी के साथ गुजरात चुनाव में जो तमाम मसले बड़े सामने आए, उसमें बेरोजगारी और रोजगार को लेकर जो तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन धीरे धीरे करके जिस दिन संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आया, ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव का जो एक ध्रुव था, एक केंद्र था, वो कहीं इसके इर्द गिर्द आके खड़ा हो गया है। यही आज का हमारा विशेष भी है। गुजरात चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना चुनावी मुद्दा। इस पर 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित नायक, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। डॉक्टर अमित, आपका स्वागत है। जयेश व्यास हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल केतकर जुड़े हैं हमारे साथ, ऑर्गेनाइजर के एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जहां रोजगार, आतंकवाद, तमाम मसले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक एक करके ये तीसरा राज्य है जहां जिसकी घोषणा की गई है। हमने देखा हिमाचल में भी की गई और उससे पहले उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई थी। गुजरात में इसको शामिल करने के पीछे की वजह क्या रही? एक ही बात है कि कितने सालों से हम लोग एक बोलते हैं कि अपीजमेंट फॉर नन एंड जस्टिस टू ऑल। सभी को न्याय मिले, सबका विकास हो, सबका साथ में विकास हो। ये भूमि की भूमिका ये रही है कि जहां से कहीं लोग गुजरात से बाहर निकल पूरे विश्व की प्रजाति बने। और हम सालों से देखते हैं कि सभी के लिए एक अपने तरीके से एक अपना
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो जो फीलिंग ऑफ इक्वलनेस आनी चाहिए वो 100% आती है। हमने देखा कि हमारी मुस्लिम महिलाएं बहनें, जब ट्रिपल तलाक की बात की गई तो ट्रिपल तलाक का जब कानून बना ट्रिपल तलाक की नाबूदी के लिए, उनसे भी हम देखते हैं कि गुजरात की लघुमती समाज के कई लोग आज उनसे बहुत खुश हैं। तो ये एक ही वजह है कि ग्रेजुअल प्रोसेस में एक एक बात करते हैं। आज 1947 से लेकर 2022 में ये तो हो नहीं सकता कि एक ही एक बात कर तभी कुछ नीतियां बनी होगी, तभी कुछ की आवश्यकता भी रही होगी, और आज की आवश्यकता के लिए सब कुछ कुल मिला के सब भारतीय बन के हम लोग आए। तो बस यही मनसा के साथ। और तीसरी बात हम जो करते हैं, अभी जो प्रधानमंत्री राजकोट से भी बोल रहे थे, मैं वही बात करते हैं कि पूरा सर्वांगीण उन्नति गुजरात में हर दिशा में हुई। पश्चिम पूरब का पहले एक रहता था महानगरों में, आज नरेंद्र भाई के मॉडल गुजरात मॉडल में एक बात मैं जरूर से एक ध्यान आकर्षित करने वाली बात बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद में एक समय रहता था कांग्रेस के शासन में, प्रशासन में, कि अपनी जगह पर वो उनका पूर्व का हिस्सा छूट जाता था, पश्चिम का विकास हुआ था। महानगरों की यही स्थिति थी। आज न केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, मगर सर्वांगीण उन्नति के लिए सभी का समान विकास होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, और ये जब बनता है तो इक्वलनेस की फीलिंग हम सब भारतीयों में बन के आ गया है। यही इनके पीछे की। जय जी, चुनाव में जाने से ठीक पहले इसके लिए समिति का गठन करना एक बात क्यों नहीं 5 साल में इस पर काम किया गया? देखिए, चुनाव आते ही रहते हैं ऋतु, चुनाव की मौसम हमारे भारत में जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन जहां तक नहीं होगा तहां तक मैं एक बताऊंगा कि चुनाव तो आते ही रहेंगे। तो चुनाव के साथ ये मुद्दों को जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक इसलिए नहीं मानूंगा कि कई ऐसी बातें हैं कि जो चुनाव में हमारे अगले घोषणा पत्र में 2017 में नहीं थे, इतने बहुत बड़े काम गुजरात में हमने किए हैं जो डेवलपमेंट के कार्य भी रहे हैं। तो जब भी जो चीजों की हमको आवश्यकता लगती है और वो चीजों को हम लाते हैं। और एक बात मैं जरूर से चुनाव से पहले की अगर भी तो उनका भी मैं लॉजिक जरूर से बताना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, समाज के सामने सबसे पहले ये रख देते हैं, समाज की सम्मति होगी, समाज की पूरे गुजरात की जनता जनार्दन का ये चीजें पर अगर आशीर्वाद होगा तो उनका हम देखेंगे कि जनता जनार्दन ऐसी चीजों लाने के लिए ये साथ में है। तो जब जाते हैं तो संकल्प पत्र में हम क्या करने जा रहे हैं वो रखना तो मेरे ख्याल से हमको रखना ही चाहिए जी, में तो कोई गलती है ही नहीं। डॉक्टर अमित, आपत्ति कांग्रेस को क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? रितु वर्मा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें कोई दूसरे मुद्दों पे आपत्ति है। मुझे हंसी आ रही है रितु जी, जो भाजपा पूरे देश में जो भी स्टेट में चुनाव आते थे, फिर वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हर जगह भाजपा गुजरात का विकास मॉडल चिल्ला के बता रहा था कि गुजरात का विकास मॉडल को अपनाइए, गुजरात के विकास मॉडल को देखिए। आज उस भाजपा की परिस्थिति ऐसी है कि गुजरात चुनाव में उनको दिखाने के लिए उनके पास कोई विकास मॉडल नहीं, इसीलिए गुजरात का चुनाव उन्हें कलम 370 की आगे चर्चा करके चुनाव जीतना सही लग रहा है। डॉक्टर अमित 370 है, राम मंदिर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आज के मसले तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी जानते हैं। अरे रितु जी, मैं वही बात पे ये तो पुराने मसले हैं। अब पुराने मसलों को जी रितु जी मैं वही बात पे आ रहा हूँ। और बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं है डॉक्टर अमित, सुप्रीम कोर्ट अपने कई ऑब्जर्वेशंस में इस बात का जिक्र कर चुका है, और अगर आप चाहेंगे तो इससे पीछे भी हम चलेंगे, हम 1950 से भी बात कर सकते हैं जी। नहीं, मैं पीछे जाने भी तैयार हूँ, आगे जाने भी तैयार हूँ, आपकी चैलेंज एक्सेप्ट करने भी तैयार हूँ। मैं अभी मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया वो सब मेरी बातों में आ जाएगा मेरे कन में। रितु जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता आज की तारीख में चुनावी मुद्दा है? पक्का है रितु जी, क्योंकि गुजरात के चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है। आईबी का रिपोर्ट है कि 27 साल के गुजरात के भाजपा के शासन में लोगों को मंदी, महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। गुजरात के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सरकारी भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जयेश भाई चुप हो जाइए, एकदम चुप। आराम से डॉक्टर अमित,
मैं उन्हें कह देती हूँ शांत रहने के लिए। जय व्यास जी, डॉक्टर अमित को बात पूरी करने दीजिए। डॉक्टर अमित को बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज चुप। डॉक्टर अमित बोला मेरे बीच में चुप हो जाइए। डॉक्टर अमित आप कंट्रोल नहीं रख सकते। एकदम चुप हो जाइए जयेश भाई, एकदम चुप हो जाइए। डॉक्टर अमित, मैं उन्हें कह दूंगी शांत रहने के लिए। आप क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप ठीक भाषा में आराम से बात करें सर। उसमें उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अमित, आपको अपना टाइम है, आप अपनी बात पूरी करें। वो लगातार 3 मिनट तक बोले रितु जी, आपने उन्हें टोका नहीं। मैं तो आपसे सवाल ही कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं आगे पीछे सब जाके बोले मैं पीछे ले जाऊंगी आगे। अरे मैं बैठा हूँ डिबेट में इसके लिए। मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस को यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति क्यों है? चर्चा करनी है रितु जी। डॉक्टर अमित, कौन डर रहा है? चर्चा करने से डॉक्टर अमित थोड़ी ना डर रहे। जो गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश दुनिया में लोगों को झांसा देते थे। जयेश भाई चुप हो जाइए, फिर से एक बार बता रहा हूँ आपके ना बताइए। यूसीसी में हाँ के ना बिल्कुल मैं आपके बीच में नहीं बोला जयेश भाई। डॉक्टर अमित, आप जयेश जी को जवाब न दे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कांग्रेस को यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति क्या है? रितु जी, जो भाजपा पूरे देश दुनिया में जहां मोदी जी सरकारी खर्चे से लंदन गए, अमेरिका गए, इटली गए, जहां जाते थे, वहां उनके बयान, वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां के उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। मैंने गुजरात का ये विकास मॉडल अपनाया है जिसको देश दुनिया अपनाए। आज वही मोदी जी, अमित शाह जी गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे हैं। गुजरात का चुनाव है, उनके पास दिखाने के लिए विकास मॉडल ही नहीं है। मैं वही तो बात कर रहा हूं। अगर इतना विकास किया है, आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप विकास मॉडल दिखा के वोट मांगिए। डॉक्टर अमित, संविधान का आर्टिकल 44, डॉक्टर अमित, अयोध्या मंदिर, अरे भाई सबको पता है अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉपी सबके पास है। आप कितना भी लितापोती करो, वो आपका नहीं हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और 370 आर्टिकल 370 का हटना भी देश के लोगों की देश के लोगों सुनिए, देश के लोगों ने इसी पार्टी को चुना। इस 2014-2019 के घोषणा पत्र में ये शामिल था और जनता ने वोट दिया, तो आप ये माने, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। कलम 370 हटी कहाँ है रितु जी? प्रफुल्ल केतकर जी, आप मुझे ये बताइए, आर्टिकल 44 ये कहता है कि देश भर के नागरिकों के लिए एक समान अधिकार। कलम 370 पूरी आखिर कांग्रेस क्यों आपको लगता है, क्यों डरती है? और भारतीय जनता पार्टी का यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल करना अपने घोषणा पत्र में क्या बीजेपी वर्सेस विपक्ष कर दिया है पूरे चुनाव को? प्रफुल्ल जी, अमित जी, प्रफुल्ल जी से सवाल जवाब पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, कलम 370 पूरी तरह से हट गई है क्या? आर्टिकल 370 पूरी तरह से निकल गई है रितु जी? जी हाँ, पूरी तरीके से हट गया। क्या बाकी आप बताएं, उसमें नई रोशनी आप डालें सर, नई रोशनी आप डालें ना। कोई नया एंगल 370 का आप बताएं, जो जनता नहीं जानती, जो संविधान नहीं जानता, जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जानते। कलम 370 पूरी तरह से हट गई है। डॉक्टर अमित, हम आज बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कर रहे हैं, आपको उस पर नहीं जवाब देना है। स्वीकार कर रहे हो कि कलम 370 पूरी तरह से हट गई है। आप बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ, आप क्लियर हो ना? डॉक्टर अमित, प्रफुल्ल केतकर को जवाब देने दें जरा। जी प्रफुल्ल जी। जी देखिए, इस चर्चा से ये साफ पता चल रहा है, देखिए कांग्रेस की एक शुरू से इस चुनाव में स्ट्रेटेजी थी। कांग्रेस इस चुनाव को लोकलाइज रखना चाहती थी, इसलिए हम देखते हैं कि बड़े कोई देश के कद्दावर नेता गहलोत जी के सिवा उतरे नहीं थे। बहुत ज्यादा लोकल कैंडिडेट्स वो अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं वहां पे। मैं खुद गुजरात होकर आया हूं, और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाना, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से उनकी यूथ विंग की तरफ से सोशल मीडिया में एक प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष करते हुए मीम, और खड़गे जी का ये बयान आना कि देखिए हमने लोकतंत्र का जिस तरह से रक्षा की कांग्रेस ने, उसके कारण चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन गया।
मुझे लगता है ये दो चीजों ने अचानक चुनाव जो है, जिन राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी चाहती थी उस पर चुनाव को ले गई। अब जहां तक यूसीसी की बात है, ये ध्यान में आया कि आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा, हाई कोर्ट की अनेक टिप्पणियों में यूसीसी का मुद्दा आया कि सरकार इस पर कुछ क्यों नहीं करती है। केंद्र सरकार की तरफ से इसके बारे में एक ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, लेकिन वास्तविकता क्या है हमको ठीक से समझना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जहां तक बात है, बाकी सारे क्रिमिनल कोड तो कॉमन है, सिविल कोड में भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब बच जाता है विवाह, मैरिज, डिवोर्स, तलाक, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। ये 4 मुद्दे प्रमुखता से बच गए हैं। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे जो है वो स्टेट लेवल के हैं। बीजेपी अभी तक इसको नेशनल लेवल पर बुलाना चाह रही थी, कुछ चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वो लेकर भी गई, लेकिन ये राज्यसभा में इस तरह से पारित होना जब मुश्किल है, और गोवा में क्योंकि ऑलरेडी एक मॉडल है, तो उस पर चर्चा क्यों ना की जाए। ये बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी दिख रही है, और इसी कारण से हमको दिखता है कि उत्तराखंड में, हिमाचल में ऐसी कमिटीज बनकर, और उसी का इंप्लीमेंटेशन शायद बीजेपी ने गुजरात में भी किया है। मुझे पता नहीं आईबी किसको रिपोर्ट करती है, लेकिन जो ग्राउंड पर ये दिख रहा है उसमें ये साफ ध्यान में आ रहा है कि चुनाव जो है वो बीजेपी केंद्रित हो रहा है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी सारी बात इसी पर टिकी हुई है कि बीजेपी अपने कोर वोटर्स को कितना निकाल पाती है। तो मैं मानता हूं कि इस कारण से समान नागरिक संहिता जैसा मुद्दा, या आज जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से रेखांकित करने का प्रयास किया, उनको लेकर जहां तक 370 और 35 एक ही बात है, वो बीजेपी के कोर एजेंडे में थे और बीजेपी ने उस पर कुछ किया। कांग्रेस ने किया नहीं, उसके आगे जाकर किया, ये सच्चाई है, ये लोग जानते हैं। उसमें से कितने कानून स्टेट लेवल पर बदलाव हुए हैं, 700-800 कानूनों में वो बदलाव की प्रक्रिया है, कितने नए वोटर्स बने, इस पर अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम गुजरात चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें यह साफ नजर आता है कि मोदी और उसके साथ साथ ये जो अब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इनको बुलाने में बीजेपी प्रफुल्ल जी 10 राज्यों से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। जो सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम राज्यों से इसकी शुरुआत नहीं की। कि आपने कहा कि राज्य का विषय ये हो सकता है, केंद्र में एक कानून बनाना या उसमें तब्दीली करना या लेके आना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो इसकी शुरुआत ठीक चुनाव से पहले ही क्यों? क्योंकि इस पे तो सवाल हम जयेश जी से भी करेंगे, मगर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है या कांग्रेस के लिए? देखिए, हमारे लिए चुनौती न कांग्रेस है न आम आदमी पार्टी है। हमारे लिए एक ही बात कि हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सही मायने में। जयेश जी, तो इतने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, इसमें आगे बढ़े क्यों नहीं आप लोग इसे लेकर? बिल्कुल, एक देखो, यहाँ पे हम लोग आज कह रहे हैं, दूसरे स्टेट में, राज्य में भी हो सकता है। ये एक अच्छा कार्य है कि जो आज की समय की जो मांग है हमारे लिए कि पूरे नेशन में जाति, ज्ञाति, विभाजन की बात करते हुए आज कांग्रेस बात करती रहती है कि ये देश के रिसोर्सेस पर अधिकार, सर्वप्रथम अधिकार मुस्लिमों का है, लघुमती का है। हम कहते हैं सबका है, हम कहते हैं सबका अधिकार होना चाहिए। लघुमती समाज का आर्थिक उन्नति जितनी गुजरात में 2002 के बाद हुई है, शायद कोई राज्य में नहीं होगी। पूरी आर्थिक उन्नति हुई है। हमने जब बताते हैं सौनी योजना, आज माननीय नरेंद्र भाई राजकोट से बात कर रहे थे, ऋतु जी, नर्मदा के बांध होने के बाद, माननीय नरेंद्र भाई 2014 में सत्ता में आने के बाद सिर्फ 17 डेज में बांध के दरवाजे की मंजूरी दे दी। आज 115 डैम, 115 बांध वहां पे पूरे भर दिए गए। देखिए, विकास से हम ये बात करते हैं। जब मुद्दों पे डिबेट होती है, जरूर से बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, जो भी आएगा। मगर गुजरात की जो राजनीति है, माननीय नरेंद्र भाई, अमित भाई हो, स्थानीय हमारे नेता हो, मुख्यमंत्री हो, हम बात करते हैं नर्मदा मैया 100 की योजना की। ये जैसे एम्स की हॉस्पिटल राज्य में प्रथम बार आ रही है। जैसे गुजरात का हम लोग बात बताते हैं, बीटी कॉटन
जो कहीं पहले नहीं था। तो गुजरात में उनको यहाँ के वावेतर शुरू हुआ उनका स्टार्टिंग में, फिर कपड़ा उद्योग में यहाँ पे इतना पनपा है। 121 नई मिल्स तमिलनाडु जैसे राज्यों से गुजरात में आई है। तो अपरल्स और यही बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा प्राइसेस किसानों को मिल रही है। डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर से crores of rupees से ट्रांसफर इन द फॉर द फार्मर्स के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। आयुष्मान भारत से लोगों को सीधा फायदा हो रहा है। आज 5 लाख की जगह हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया एक परिवार को आयुष्मान भारत में 5 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए। तो हम काम कार्य के ऊपर, विकास के ऊपर बात करते हैं, मगर जरूर से उसमें यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जो समाज के पूरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। हमको ये डॉक्टर अमित, कांग्रेस इस चर्चा से भी क्यों घबरा रही है? इस चर्चा से ही क्यों डर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर देश के सामने तमाम राज्यों में अगर लोग आपस में एक सलाह मशवरा करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? रितु जी, कोई आपत्ति नहीं है। जहां देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है या भाजपा की गठबंधन की सरकार है, अगर कॉमन सिविल कोड की बात की जाए, सबके लिए लागू करने की बात है, तो चर्चा की जाए। सब सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। वो जो नेशनल लेवल पे, केंद्र लेवल पे उसका जो भी प्रश्न है वो हल होने के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया वो करनी चाहिए। पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए और गुजरात के चुनाव को खास करके आप उनके स्टेटमेंट देखिए। अभी मेरे साथी सिर्फ गुजरात के चुनाव को नहीं डॉक्टर अमित, ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और आज का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को आप भी देख रहे होंगे, आप तो राजनीतिक पार्टी हैं, तो आप जानते होंगे ये आज का मसला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रितु जी, ये वही लोग हैं, अभी मेरे साथी मित्र ने, उनको जानकारी नहीं होगी, पर भाजपा के गुजरात के सबसे बड़े नेता जय नारायण व्यास जी, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है, उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, आज जाहिर प्लेटफॉर्म पर से बताया कि नर्मदा डैम को अगर लागू करने के लिए और नर्मदा डैम के जरिए गुजरात के लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज उनका वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, उन्होंने जाहिर मंच पर से बीच में नहीं बोलिए, फिर से बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। डॉक्टर अमित, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज हम बात कर रहे थे क्या गुजरात चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप इस मसले पर कांग्रेस का रुख रखने में आप परहेज कर रहे हैं। आप बाकी तमाम मसलों पे बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप नहीं बात करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको सुना है, आप बैठ के मुझे सुनिए। इस चर्चा में हमारी कोशिश थी कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सोचती है गुजरात चुनाव में, लेकिन डॉक्टर अमित इस विषय पर खुलकर सामने नहीं आना चाहते और उन्होंने अपना पक्ष एक तरह से नहीं रखा। तमाम मसलों की तो बात की है, लेकिन जनता के सामने ये मसला जरूर है। मौजूदा चुनाव इस मसले के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। जनादेश क्या लाएगा और आगे किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरकारें बढ़ेंगी, देखना दिलचस्प होगा। अभी तक के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रच दिया है। वो लिस्ट ए क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ऋतुराज ने यह कारनामा फाइनल में किया। ऋतुराज ने इस मैच में 159 गेंद में नाबाद 220 रन बनाए। ऋतुराज ने अपनी पारी में 10 चौके और 16 छक्के लगाए। उन्होंने 138.36 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। महाराष्ट्र की पारी के 49वें ओवर में कुल 43 रन बनाए। इनमें से 42 रन ऋतुराज के बल्ले से आए। 1 छक्का उन्होंने 9 गेंद पर भी लगाया। उन्होंने ये कारनामा शिवा सिंह के ओवर में किया। T20 वर्ल्ड कप 2007 में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रांड के 1 ओवरों में 6 छक्के उड़ाए थे, जबकि उनसे पहले भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने डोमेस्टिक क्रिकेट में यह कारनामा किया था।
रंगारंग समारोह के साथ गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मान मिला। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी इंडियन फिल्म्स पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किए गए। समारोह में मौजूद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। समारोह के दौरान तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मानित किया गया। वैलेंटिना मारेल को उनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लॉव डियाज को व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए विशेष ज्यूरी का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और मानुषी छिल्लर को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने फिल्म जगत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award. A great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister ji. समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफी ने न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें शिक्षित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य के लिए तैयार उद्योग का निर्माण करना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफ्फी के आयोजन को लेकर के विशेष आभार जताया। Carrying our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of making India's Vishwaguru, in my opinion, IFFI is a great ambassador for India. Modi ji's constant endeavor in serving the nation has earned him the special place in the heart and soul of every Indian. इफी ने इस बार 282 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया। लगभग 35,000 मिनट की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान क्षेत्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को देखने का अनुभव लोगों को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के बारे में लोगों से 10 दिसंबर तक सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। mygov.in वेबसाइट पर जारी घोषणा के अनुसार बजट प्रक्रिया को जन भागीदारी के अनुरूप समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के वास्ते प्रत्येक वर्ष देश के नागरिकों से बजट संबंधी सुझाव मांगे जाते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को ये जानकारी दी। डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में बुधवार को शपथ ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में 17 देशों के 44 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।